This is Indla Srinivasa Rao, Assistant Professor, Department of Medical Surgical Nursing, गंगाश्री स्कूल ऑफ नर्सिंग। आप लोग आज अच्छा टॉपिक देखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल सी कंप्लीट वीडियो एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट। थैंक यू। मैं हूँ आपका इंडला श्रीनिवास राव सर, गंगाश्री स्कूल ऑफ नर्सिंग, बरेली। आप लोग के लिए आज एक अच्छा टॉपिक, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, आपका एग्ज़ाम के लिए, चाहिए वो एम्स हो सकते हैं, चाहिए वो एसजीपीजी हो सकते हैं, बीएचयू हो सकते हैं, आरआरबी हो सकते हैं, एससीसी हो सकते हैं, डीएसबी होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम है। सो ये इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जरूर आएगा। कम से कम 1 मार्क्स से 2 मार्क्स कंपलसरी इसका आएगा। वो है सक्शनिंग कैथेटर, साइजेस, कलर्स, कोड्स और उसका कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे। उससे पहले हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाया है जो आपका प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और शायद वो आ भी सकते हैं फ्यूचर में। सो पहले हम कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के बारे में बोलेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग शुड ए सक्शन प्रोसीजर लास्ट। हम कितना देर तक सक्शनिंग कर सकते हैं। सो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 15 सेकेंड्स। उसकी रीज़न ये है कि सक्शन शुड लास्ट फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 सेकेंड्स टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइपोक्सीमिया और वैसोवेगल रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप 15 सेकेंड से ज़्यादा किया तो हम टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं और इसके साथ हम जब सक्शनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन भी सक्शन के साथ आ सकते हैं, इसलिए पेशेंट हाइपोक्सीमिया हो सकते हैं। और वहाँ वैसोवेगल रिस्पॉन्स मतलब जब टिश्यूज को इरिटेट होता है आपका ब्रेन के अंदर, वेगल रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। बट इस क्वेश्चन का ध्यान रख लीजिएगा, कई बुक्स में 15 सेकंड्स दिया है, कई बुक्स में 10 सेकंड्स दिया है। अगर आपका एग्जाम में कोई ऑप्शन 10 सेकंड्स दिया है, 15 सेकंड्स दिया है, तो उस टाइम पे आप 10 सेकंड्स का आंसर कर सकते हैं। सो क्योंकि मेजॉरिटी बुक्स में मैंने बहुत सारे बुक्स चेक किया है, उसमें 15 सेकंड्स दिया है, बट कुछ बुक्स में जो है उन्होंने 10 सेकंड दिया है, बट हमने 15 सेकंड से माना जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हेन ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर शुड सक्शन बी अप्लाइड। सो हम कब सक्शन अप्लाई करना है जब कैथेटर अंदर डालते हैं? ओनली व्हेन विथड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, ओनली व्हेन इंसर्टिंग सक्शन कैथेटर, either during the insertion or withdrawal depending on the when the patient coughs, only if the patient coughs। ये क्वेश्चन है आपका, हम कैथेटर अंदर डालने के बाद प्रेशर कब अप्लाई करना है? निकालने टाइम पे, या तो अप्लाई से जब आप अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तभी डालना है, ऑन करना है, या तो डालने से पहले, या तो डालने के बाद और निकालने टाइम पे, या तो पेशेंट जब कसते है तभी आपको डालना है। सो इसका आंसर ये है कि ओनली व्हेन विथड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर। सो हम सिर्फ जब कैथेटर को निकालते रहते हैं उस टाइम पे हम अप्लाई करना है प्रेशर को। Suction must be applied when withdrawing the suction catheter to avoid the damaging the tracheal mucosa। क्योंकि जब आप प्रेशर के साथ अगर ट्यूब डाली है तो क्या होता है, वहाँ वो प्रेशर, जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर की वजह से वहाँ म्यूकोज लेयर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जब भी आपका ट्यूब विथड्रॉ कर रहा है तभी आपका प्रेशर अप्लाई करना होता है। सो तीसरे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर सेटिंग फॉर दिस सक्शन यूनिट। सो व्हाट इज द रिकमेंडेड? सो हम देखते हैं मैक्सिमम 70 to 120 दिए जाते हैं, बट यह 120 इज द मैक्सिमम है, इसलिए इसका आंसर है 120 mmHg। सो आप रीजन देख सकते हैं, द रिकमेंडेड प्रेशर सेटिंग इज 120 इन दिस शुड बी सफिशिएंटली हाई टू क्लियर द secretions while avoiding the damage to the
ब्रोंकियल म्यूकोजा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर इंसर्टिंग इन नेजोफेरेंजियल एयरवे। सो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सिचुएशन में, कौन सा कंडीशन में ऐसे जो हम नेजोफेरेंजियल एयरवे अवॉइड करना है। सो पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट द ओरोफेरेंजियल एयरवे, पेशेंट एज अ फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल, पेशेंट एज ए हाइपोक्सीमिया, पेशेंट एज अ चेस्ट इन्फेक्शन। सो इनसे में कौन सा कंडीशन ऐसे है कि जो जिस कंडीशन में हम नेजोफेरेंजियल एयरवे यूज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ आपका आंसर है द पेशेंट एज अ फ्रैक्चर ऑफ द बेस। ओके, सो बेस ऑफ द स्कल फ्रैक्चर हो गया तो हम सक्शन नेजोफेरेंजियल एयरवे नहीं डाल सकते, क्योंकि नेजोफेरेंजियल एयरवे मस्ट नॉट बी यूज्ड इफ द पेशेंट एज अ कंफर्म सस्पेक्टेड फ्रैक्चर बेस ऑफ द स्कल, क्योंकि फर्दर डैमेज हो सकते हैं। सो अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग और पॉसिबल इंडिकेशन फॉर द परफॉर्मिंग सक्शन। सो इनों में कौन सा कंडीशन जो है हमको सक्शन करने का बहुत ही इंडिकेटर है। सो नॉर्मल एयरवे एंट्री इज एन auscultation, द पेशेंट एज अ effective cough, reduced ऑक्सीजन saturation लेवल, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। अगर आप लोग इस तीनों में, अगर आप चारों में देखा है तो नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन, ये तो नॉर्मल है, ये तो जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। पेशेंट हैज़ एन इफेक्टिव कफ, कफ भी इफेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकाल सकते हैं। रिड्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन मिनिमम आपका 95 to 100 मेंटेन करना है, तो बट इस कंडीशन में रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन है, यही आंसर हो सकते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, ये तो नॉर्मल होना चाहिए, सो इसका आंसर होगा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ठीक है, सो रिडक्शन इन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल may indicate the patient as secretions that are impairing oxygen uptake from the lungs and need to be clear। सो जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो यहाँ एयरवे में, सो उसको हम जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। ए पेशेंट विथ ट्रेकियोस्टमी नीड टू बी सक्शन, व्हाट वुड यू फर्स्ट बिफोर सक्शनिंग द पेशेंट। सो अगर पेशेंट का ट्रेकियोस्टमी नीड है, ट्रेकियोस्टमी सक्शन नीड है, सो पहले सबसे पहले हम क्या करना है। सो देखते हैं, डिस्कनेक्ट द पल्स ऑक्सीमीटर है, सो हम डिस्कनेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रेकियोस्टमी पेशेंट को हम हमेशा पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग करना है। हाइपर ऑक्सीनेट द पेशेंट बिफोर द सक्शनिंग, सो हम पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन देना है सक्शनिंग पहले। हैव द पेशेंट बियर डाउन, तो पेशेंट का जो बियर्ड है वो नीचे करना है। एसिस्ट द पेशेंट इनटू सिम्स पोजीशन, सो आंसर इसका हाइपर ऑक्सीनेट द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग। यस, हम कोई भी पेशेंट को सक्शनिंग करने से पहले हम फुल्ली ऑक्सीजनेशन करना है, क्योंकि पेशेंट को हाइपोक्सिया में जा सकते हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए हम ऑक्सीजन 100% करके फिर हम सक्शनिंग कर सकते हैं। सो बिफोर सक्शनिंग द पेशेंट विथ ट्रेकियोस्टमी, you would need to hyperoxygenate the patient because during the suctioning you will decrease the patient's oxygen supply। okay, so during suctioning time वहाँ से ऑक्सीजन भी सक कर सकते हैं, इसलिए हम वहाँ हाइपोक्सी में होने के लिए कॉज हो सकते हैं, इसलिए हम पहले कंप्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको हम निकालें। So next question, a patient with a tracheostomy tube has thick tenacious mucus that is difficult to remove. The nurse should choose which technique to suction the airway। So अगर tracheostomy tube है, उसमें बहुत सारे टाइट वाला सेक्रेशन है, so कौन सा टेक्निक यूज करेगा नर्स। नॉर्मल सलाइन इंस्टॉलेशन बिफोर सक्शनिंग, ड्राई सक्शनिंग 1 time followed by NSA with suctioning 2 more times, dry suctioning as long as the heart rate is above 60 beats per minute। ड्राई सक्शनिंग, ओके, आंसर देखते हैं, आंसर इज अ ड्राई सक्शनिंग।
क्योंकि नॉर्मल सलाइन इंस्टॉलेशन इनटू आर्टिफिशियल एयरवेज इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. क्लिनिकल स्टडी shows that suctioning without NSA normal saline installation produces similar amount of the secretions and significant decrease in the oxygen saturation. Potential side effects including increase the heart rate for 4 to 5 minutes after suctioning, usually using normal saline installation. So as opposed to dry suctioning. So NSI has the potential to increase the ventilator associated pneumonia because bacteria from the upper respiratory can be dislodged to the lower. So यहाँ आप लोग ड्राई सक्शनिंग करना है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन सक्शनिंग also can cause the further obstruction and it is not the safe practice. So हम इसलिए ड्राई सक्शनिंग करना है. Use of the excessive negative pressure when the suctioning the patient's airway may leads to. अगर हम ज़्यादा प्रेशर यूज किया तो क्या हो सकते हैं? ब्रेडिकार्डिया, हाइपोक्सिया, कार्डियक डिसरिथमियास, ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारे हो सकते हैं, ऑल द अबव, क्योंकि वहाँ जब आप लोग नेगेटिव प्रेशर करते हैं तो वहाँ डैमेज भी हो सकते हैं और वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन को भी सक कर सकते हैं. सो इसकी वजह से हाइपोक्सिया भी हो सकते हैं और हार्ट रेट बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ जब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ हार्ट रेट और वैसो रेस्पॉन्स भी, वैसो वेगल रेस्पॉन्स भी बढ़ जाता है. इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से वहाँ कार्डियक अरिथमियास भी हो सकते हैं. सो इसका आंसर है ऑल द अबव. ड्यूरेशन ऑफ द सक्शनिंग इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ हाइपोक्सिया एज अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया. सो आप लोग को पता है ज़्यादा ड्यूरेशन में यूज किया है तो वहाँ हाइपोक्सिया हो सकते हैं. सो इसका अर्ली साइन क्या हो सकते हैं? एगर स्टिमुलेशन, ब्रेडिकार्डिया, डायाफोसिस, टेकिकार्डिया. इसका आंसर है टेकिकार्डिया. क्यों? द ब्रेन ट्राइज टू कॉम्पेंसेट फॉर रिड्यूस द ऑक्सीजन बाय द इंक्रीजिंग हार्ट रेट टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. क्योंकि जब ज़्यादा ये कर सकते हैं तो वहाँ ब्रेन कॉम्पेंसेट करने के लिए कोशिश करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ टेकिकार्डिया हो जाता है. The patient is receiving intermediate suctioning. The nurse waits between suctioning attempts to allow. So आप लोग कंटिन्यू मतलब with some duration of suctioning, intermittent का suctioning कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ पॉज देता है. इस पॉज क्यों देना चाहिए? So the patient to cough up secretions, the patient to replenish oxygen stores, time for re-adjusting the suctioning pressure, time to clear the suctioning catheter mucus. So answer is that the patient to replace oxygen stores. The major consequence of suctioning is that it removes oxygen which can cause the patient to experience hypoxia. So हम continuous suctioning कर रहे हैं तो क्या होगा? So whatever the oxygen is present in the lungs, that also can be sucked out. Okay, जो भी lungs के अंदर ऑक्सीजन है वो भी continuous हम suctioning किया तो वो बाहर आ सकते हैं, तो पेशेंट हाइपोक्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होता है. इसलिए क्या करना है, हम थोड़ा पॉज देना है कि ताकि वो ऑक्सीजन दोबारा ले जाए. इट विल रिफिल. सो दोबारा लंग्स refill with the oxygen. So next one is the name the following machine. So इसका नेम पता करना है. So wall suction catheter, portable suction machine, defibrillator, vacuum cleaner. इसका आंसर है पोर्टेबल सक्शन मशीन. सो आप लोग को पता है आजकल इमेज रिलेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखना कि इमेजेस में कभी कभी कुछ मशीनरीज ऐसे होता है सिमिलर लगते हैं बट अलग अलग होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा. सो इसको हम कहता है पोर्टेबल सक्शन मशीन. नेम द सक्शन कैथेटर. देख लीजिए ये है सक्शन कैथेटर बट इसमें भी अलग टाइप की है, सो उसका नाम पता करना है. एंकोवर सक्शन कैथेटर, फिंगर कंट्रोल सक्शन कैथेटर, थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर, फनल सक्शन कैथेटर. आंसर है थंब कंट्रोल सक्शन है. सो ये जो भी है इसको टी शेप्ड कैथेटर भी बोल सकते हैं, इसको थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर बोलता है. नेम द सक्शन कैथेटर. ये अलग तरह से सक्शन कैथेटर है, देख लीजिएगा. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एंकोवर सक्शन है,
सेकंड फिंगर कंट्रोल सक्शनिंग, थंब कंट्रोल सक्शन, फनल कैथेटर। सो इसका आंसर होगा आपका एंकोर सेक्शन कैथेटर, क्योंकि यहाँ आप लोग देख लीजिएगा ये जो टिप है इट इज अ एंकोर सक्शन टिप एंड दिस इज अ सक्शन कैथेटर, सो इट इज कॉल्ड एज ए एंकोर सक्शन कैथेटर। इसको हम मेनली ओरल सक्शन करने के लिए और कोई भी सर्जरी चल रही है तो सर्जरी में कैविटी से निकालने के लिए, सेक्रेशन निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। नेम द फॉलोइंग सक्शनिंग। सो ये कौन सा सक्शनिंग चल रहा है इस डायग्राम में? ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग, नासोफेरिंजियल सक्शनिंग, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब सक्शनिंग। सो योर आंसर इज दैट ट्रेकियोस्टमी, क्योंकि यहाँ ट्रेकियोस्टमी है। सो यहाँ ट्रेकिया को होल्ड करके उसके अंदर एक ट्यूब डाला है, इसको हम कहता है ट्रेकियोस्टमी। सो उससे हम सक्शन कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रेकियोस्टमी ट्यूब सक्शनिंग। सो नाउ फॉर ऑडियंस, find out gauge of given catheter in French gauge। सो ये ग्रीन कलर है, सो ग्रीन कलर कौन सा में हो सकते हैं आप लोग पता करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज। सो अब देखते हैं आगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सक्शनिंग कैथेटर, कलर कोडिंग्स एंड व्हाट आर द साइजेस। सो फर्स्ट, व्हाट इज द सक्शनिंग? Suctioning is the component of bronchial hygiene that involves the mechanical aspiration of secretions from the nasopharynx, oropharynx, trachea. The airway may be its natural state or artificial or surgically altered. So इसका मतलब सक्शनिंग ऐसे प्रोसीजर है जो हम इसको कह सकते हैं वो नेजल हाइजीन और ब्रोंकियल हाइजीन कह सकते हैं। सो जिसमें हम सेक्रेशंस निकालते हैं ब्रोंकियस से। सो ये आपका ओरोफेरिंज हो सकते हैं, नेजोफेरिंज से हो सकते हैं, नाक से भी और मुंह से भी और आपका ट्रेकिया से भी जो कोई भी सेक्रेशंस वहाँ थिक सेक्रेशन बनाया हुआ है उसको निकालने का प्रोसीजर को हम सक्शनिंग प्रोसीजर कहता है। सो यहाँ सक्शनिंग कैथेटर मतलब क्या होता है? सक्शन कैथेटर इज अ मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द बॉडीली सेक्रेशंस सच एज अ म्यूकस, सलाइवा फ्रॉम अ अपर रेस्पिरेटरी। सक्शन कैथेटर कम इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स। सो सक्शन कैथेटर मतलब क्या है कि हम एक डिवाइस है, जो डिवाइस हम यूज करते हैं कि सारे सेक्रेशंस निकालने के लिए, ये चाहिए वो आपका नाक से है, चाहे आपका मुंह से है, चाहे आपका ट्रेकिया से है, और कोई भी अबनॉर्मल सेक्रेशंस ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए ये डिवाइस यूज किया जाता है। इस डिवाइस को हमारा सक्शन कैथेटर कहता है। सो हमारा यहाँ टू टाइप्स ऑफ द सक्शनिंग प्रोसीजर्स है। एक हो गया ओपन सक्शनिंग एंड दूसरे हो गया आपका क्लोज सक्शनिंग। ओपन सक्शनिंग मतलब क्या होता है? इस सक्शनिंग टाइम पे हम जो भी ट्यूबिंग होता है, जैसे आपको ऑक्सीजन कनेक्ट किया है, वेंटिलेटर कनेक्ट किया है, इसमें क्या होता है हम उसको पूरा निकाल के सक्शनिंग करना पड़ता है। सो वी हैव टू डिस्कनेक्टेड ऑल द ट्यूब्स बिफोर सक्शनिंग। बट क्लोज सक्शनिंग में क्या होता है, इसमें आप कोई भी चीज डिस्कनेक्ट की जरूरत नहीं। सो यू कैन साइमल्टेनियसली यू कैन डू द सक्शनिंग, क्योंकि यहाँ एक सेपरेट कैथेटर उसमें बना होता है जिसमें आप ट्यूब डालकर आप सक्शनिंग कर सकते हैं। सो आपको दिखाएंगे कि क्लोज सक्शनिंग कैथेटर कैसे होगा। सो इसमें देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ ओपन सक्शन कैथेटर। क्लोज system suction catheter usually accustomosed into the kit. Closed system suction catheter reduce the chances of infection during the draining process। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यही है। सो एक सेपरेट सिस्टम आता है जिससे आप वेंटिलेटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपका सक्शन कैथेटर का सक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड कैथेटर है जिससे आप ये सारे निकाल सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट होगा आपका एंकोर सक्शन कैथेटर। ये हो गया आपका एंकोर सक्शन कैथेटर। सो आप लोग देख लीजिएगा ये आपका एंकोर कैथेटर है। इस कैथेटर को आप लोग और उसमें यूज कर सकते हैं जिसमें ओरल सक्शन के लिए और कोई भी सर्जरी चल रहा है तो उसमें आपका कोई भी सेक्रेशन है जो ब्लड है उसको सक आउट करने के लिए यूज करता है। सो नेक्स्ट वन इज
आपका लैटेक्स कैथेटर है। लैटेक्स कैथेटर, इसको लैटेक्स कैथेटर कहता है। ये आपका लैटेक्स मटेरियल से बन जाता है, इसको लैटेक्स कैथेटर कहता है। और एक दूसरे ये है आपका लैटेक्स फ्री, मतलब आपका प्लास्टिक से बना होता है, इसमें लैटेक्स नहीं होता है। आजकल यही यूज़ करता है क्योंकि लैटेक्स जो मटेरियल है वो आपका टिश्यूज़ को इरिटेट कर सकते हैं और एलर्जी हो सकता है, इसकी वजह से लैटेक्स यूज़ करना बहुत कम किया है। सो आजकल जो भी आता है ये लैटेक्स फ्री कैथेटर्स आता है। सो टाइप्स ऑफ द लैटेक्स फ्री कैथेटर्स। सो आपका यहाँ मेनली 3 टाइप्स होता है। सो दैट इज द फर्स्ट वन इज अ थंब कंट्रोल, स्टैंडर्ड वन एंड फिंगर कंट्रोल। ओके, सो मेनली 3 टाइप्स होता है, आप देख लीजिएगा। सो इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसका हेड कैसे है। सो यहाँ एक थंब कंट्रोल है, सो जिससे आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, यहाँ आपका टिप अलग है जिससे आप फिंगर से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये वाई शेप में होता है, ये एक तरफ टी शेप में होता है, और एक सिंपल वाला है, ये आपका स्टैंडर्ड वाला है, ये आपका फनल जैसे रहता है कि मतलब सिंपल, इसमें कोई कंट्रोलर नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। सो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। So these are the 3 types of the latex free catheters, that is a thumb control और finger control and standard. So thumb control में T shape से जैसे होता है, और वहाँ आपका thumb control करने के लिए वहाँ एक ओपनिंग होता है। यहाँ Y कंट्रोल में देख लीजिएगा आप लोग, Y शेप है और इसको हम कहता है फिंगर कंट्रोल कैथेटर है। सो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा different sizes। So your catheter will come in a gauge, that is a French gauge। So कैथेटर यहाँ अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज में आता है। सो आपका ये जो है 5 से शुरू होता है। सो पहले वाला है आपका ग्रे कलर है, आप लोग देख लीजिएगा, ये प्लेन वाला है, ये आपका थंब कंट्रोलर है, ये आपका टेप कंट्रोल है। सो सेकंड जो गेज आता है वो 6 वाला गेज है। सो आपका लाइट ग्रीन में आता है ये। सो लाइट ग्रीन में देख लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट गेज आता है वो ब्लू होता है, ब्लू में तीनों कलर देख लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट आता है ब्लैक कलर है। सो ब्लैक कलर वाला 10 वाला होता है, और 12 वाला साइज वाइट में होता है, और 14 वाला आपका ग्रीन में होता है। क्योंकि आपको याद रखना, लाइट ग्रीन 6 होता है और फुल ग्रीन आपका 14 साइज होता है। नेक्स्ट 16 गेज आता है आपका ऑरेंज में, और 18 आता है आपका रेड कलर में, आपका 20 वाला आता है येलो कलर में, 22 वाला आता है आपका वायलेट में, और 24 वाला आता है आपका लाइट ब्लू कलर में। सो यहाँ आपका 5 से शुरू होता है, एंडिंग आपका 24 है। सो डिफरेंट कलर्स में आता है, उनसे आई एम टेलिंग। 5 वाला आता है ग्रे कलर में, 6 वाला आता है रेड ग्रीन में, और 8 वाला आता है ब्लू कलर में, 10 वाला आता है ब्लैक कलर में, 12 वाला आता है वाइट कलर में, 14 वाला आता है ग्रीन कलर में, 16 वाला आता है ऑरेंज कलर में, 18 वाला आता है रेड कलर में, 20 वाला आता है येलो कलर में, 22 वाला आता है वायलेट कलर में, और 24 वाला आता है लाइट ब्लू कलर में। सो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जरूर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। सो कैथेटर साइज एंड एज। सो कौन सा कैथेटर कौन सा एज वालों को यूज किया जाता है। द साइज ऑफ द सक्शन कैथेटर विल डिपेंड ऑन द tracheostomy tube or E tube, that is the endotracheal tube size. The larger number the more its diameter. Okay, so जैसे उनका डायमीटर होता है उसके हिसाब से आपका सेलेक्ट करना पड़ता है। जनरली क्या होता है, 12 से लेकर 18 अडल्ट को यूज़ किया जाता है, और 8 से लेकर 10 वाला गेज वाला
चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है, और 5 से लेकर 8 वाला जो है आपका इन्फेंट्स और नियोनेट्स के यूज किया जाता है। जो 18 से ऊपर वाला जो है वो सब आपका जो बड़ा थ्रोट होता है, जिसका लंग नेक बड़ा होता है, उन लोगों के लिए वो साइजेस यूज होता है। ठीक है, सो आप लोग याद रख लीजिएगा 12 से लेकर 18 जो है वो अडल्ट के लिए यूज किया जाता है। सो हियर यू रिमेंबर दिस लाइन फॉर अडल्ट, 12 से लेकर 18 और 8 से लेकर 10 फॉर द चिल्ड्रंस and 5 to 8 for the infants. Okay, so this you have to remember. So types of the suction apparatus, आप लोग को पता है हॉस्पिटल में आजकल डिफरेंट सक्शन होता है। सो यूजुअली होता है दो तरफ होता है, दैट इज अ पोर्टेबल सक्शन मशीन और आपका सेकंड वन इज अ वॉल सक्शन मशीन। सो आप लोग देख लीजिएगा इसमें। सो ये आपका स्टैंडर्ड वन है, ये आपका डिजिटल वाला है। आजकल पोर्टेबल डिजिटल वाला भी आ रहा है। इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ फिल्टर है, यहाँ बॉटल लीड बकेट्स है, और स्पिल ओवर प्रोटेक्टर डिवाइस भी है, कलेक्टिंग कंटेनर, और यहाँ आपका वैक्यूम मीटर है, कितना वैक्यूम रखना है, और रेगुलेटर वैल्यू है। सो यहाँ अलग अलग होता है। सेम यहाँ इसमें भी देख लीजिए, यहाँ आपका वॉल्यूम मीटर है, कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, और यहाँ आपका बॉटल्स है वैक्यूम का। ओके, ऑन ऑफ बटन भी है। ओके, सो ये सारे आपका इसमें देख सकते हैं। ये जो है आपका मॉडर्न वाला मॉडल है, ये हो गया आपका पुराना मॉडल है। सो इसमें कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी डायग्राम दे सकते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज आपका वॉल सक्शन कैथेटर। सो ये हर हॉस्पिटल में आजकल देख सकते हैं कि वॉल सक्शन में इसमें क्या होता है। सो जो वैक्यूम जो प्रेशर वाला होता है उसका बाहर कहीं दूसरे जगह पे रखा होता है, वहां से वॉल्यूम आपका वैक्यूम भेजा जाता है। सो यहाँ आपको एक सेटिंग बनाया जाता है सक्शन करने के लिए, उसको हम कहता है वॉल सक्शन मशीन है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसमें। सो दिस इज अ वैक्यूम मीटर है, और ये आपका सक्शन रिसीवर है। यहाँ पेशेंट का ट्यूबिंग है, ये कैथेटर है, आपका ऑन ऑफ कंट्रोलर है। इसमें मेन आउटलेट वॉल वैक्यूम पॉइंट जो आपका आउटलेट है, जो इसमें इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वैक्यूम का आउटलेट है। ठीक है, सो यहाँ आप सकते हो कि सक्शन कंट्रोलर है, यहाँ ये मैनोमीटर है। सो ये मैनोमीटर है, मैनोमीटर है ये। सो आपका ये जो है आपका आउटलेट है, जो वैक्यूम का आउटलेट का। ठीक है, ये आपका रिजर्वायर रिसीवर है। ठीक है, सो ऑन ऑफ बटन भी है यहाँ। ठीक है, ये सक्शन हो गया आपका। सो दिस इज अ वॉल सक्शन मशीन। So what are the sites for the suctioning? So nasopharyngeal, oropharyngeal site, and endotracheal, tracheostomy. There are 4 sites are there where we can do the suctioning. So next one is what are the indications? So हम कब करना है suctioning? So visible audible secretions, rattle or bubbling sounds audible without the stethoscope. So अगर कोई भी वहाँ हम देख सकते हैं या तो सुन सकते हैं, कोई भी सेक्रेशंस हो गए, तो आप लोग को पता है जब कोई भी सेक्रेशंस अगर गला में रह गया तो आपको एक अजीब सा साउंड आ जाता है। सो उस साउंड से अगर आप सुना है, अगर आप डायरेक्ट भी सुना है या तो स्टेथोस्कोप से सुना है, तभी आप लोग इसको सक्शनिंग कर सकते हैं। और डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ डिक्रीज ऑक्सीजन saturation then you have to find out that is there any obstruction। अगर कोई भी obstruction है क्या देखना है, अगर obstruction है तो आप तुरंत उसको सक्शन करना है। ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया,
सो अगर कोई भी पेशेंट ब्रेडिकार्डी में है, सो उनका रेस्पिरेशन जब कम होता है, सो शैलो ब्रीदिंग लेता है, तो उनका हार्ट रेट भी नीचे चले जाते हैं, ठीक है। सो ब्रेडिकार्डी या टेकिकार्डी जब, सो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कभी कभी पेशेंट ब्रेडिकार्डी में भी हो सकते हैं, कभी कभी टेकिकार्डिया। सो इनिशियली टेकिकार्डी में जाता है जब आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ द ऑक्सीजन नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेडिकार्डियम हो जाता है। सो आप तुरंत आइडेंटिफाई करना है और सक्शनिंग करना है। और इंक्रीज PCO2, अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो गया, दैट इज हाइपरकैप्निया। अगर कोई भी हाइपरकैप्निया है तो आप करना पड़ेगा। डिटोरिएटिंग द ब्लड गैस वैल्यूज, अगर कोई भी आपका EBG एनालिसिस में आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो गया, तो आप सक्शनिंग के लिए सोच सकते हैं। सो चेंजेस इन रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न विद इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी रेट, दैट इज टेकिपनिया। Change of the color, that is the cyanosis. Cyanosis obviously is a signs and symptom of a lack of oxygen. Okay, hypoxia का साइन है आपका साइनोसिस। सस्पेक्टेड एंडोट्रेकियल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको लगता है कि कोई भी एंडोट्रेकियल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन है, सो इमीडिएटली यू हैव टू डू दी सक्शनिंग। वेंटिलेटर अलार्म्स, आप लोग को पता है आजकल वेंटिलेटर को अलार्म्स होता है, जब भी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो तुरंत आपको अलार्म बजाएगा। सो जब आपको अलार्म बज जाता है तो तुरंत आप जाके सक्शन करना पड़ता है। सो नेक्स्ट वन है डिक्रीज द ब्रीथ साउंड्स, एब्सेंट चेस्ट मूवमेंट्स, increase the airway pressure when ventilated, so decrease the chest expansions, patient agitation. So these all are the signs and symptoms which is a need to the suctioning. So आप लोग ये same signs and symptoms indicating need for, अगर कोई भी obstruction है हमको क्या क्या symptoms दिखाएगा, abnormal respiratory rate and expansion, nasal secretions, gargling, drooling, restlessness, gastric secretions or vomitus in mouth, coughing without clearing secretion from. Okay, so these are the some of the signs and symptoms which indicates that the patient require a suctioning. ये signs and symptoms होता है जब अगर कोई भी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं, जिससे हम सक्शनिंग इमीडिएटली करना है। सो नेक्स्ट वन इज ये भी बहुत ही जरूरी है कि जब बच्चों को करेक्ट प्रेशर यूज करना है और अडल्ट को करेक्ट प्रेशर यूज करना है। सो यहाँ आपका नियोनेट्स दिया है 50 से 80 mm ऑफ एज यूज कर सकते हैं, पीडियाट्रिक के लिए 80 to 100 यूज कर सकते हैं, ओल्डर चाइल्ड के लिए 100 to 120 यूज कर सकते हैं, अडल्ट के लिए 120 to 150 यूज किया जाता है। अगर कोई भी अडल्ट में बहुत ज़्यादा थिकनेस है, अप टू 200 mm ऑफ एज भी यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया वॉल मिशन के लिए, ये आप याद रख लीजिएगा। सो दिस इज फॉर द वॉल सक्शनिंग मिशन, बिकॉज मैंने आप लोग को बोला है कि वॉल मिशन में क्या होता है, जो वैक्यूम प्रेशर जो है वो बहुत बाहर से होता है, कई हॉस्पिटल के बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है, इसलिए वहां से हम लाने के लिए प्रेशर ज्यादा होता है। बट यहाँ पोर्टेबल मिशन है, सो वो आपका वहीं होता है, तो तुरंत आपको प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना होता है। सो यहाँ आप लोग को 10 to 15 फॉर अडल्ट एंड 5 to 10 फॉर चिल्ड्रंस एंड 2 to 5 फॉर द नियोनेट्स। सो दिस इज अनदर वन। ओके, सो हियर पोर्टेबल यूनिट के लिए आपको देखना है, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन पूछता है आप लोग देख लेना कि वैल्यूज में पता चलता है। अगर वैल्यूज हाई लेवल में दिया है, इट मीन्स दैट वॉल सक्शन मिशन। अगर वैल्यूज कम में दिया है, इसका मतलब आप पोर्टेबल सक्शन मिशन। अगर कभी कभी वो मेंशन भी कर सकते हैं कि पोर्टेबल मिशन। सो आप लोग इस बात के लिए याद रखना है कि ये पोर्टेबल है या वॉल सक्शन मिशन है। सो यहाँ सिलेक्शन ऑफ लेंथ एंड साइज ऑफ कैथेटर, कैसे हम लेंथ ऑफ कैथेटर कर सकते हैं। पोजीशन एट नेट्स और माउथ प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द नेट्स माउथ टू सक्शन पोर्ट। सो हम यहाँ नेजल से आप लोग मेजर करना होता है। सो नेक्स्ट वन इज अ पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाइल सक्शनिंग। सो हम कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है जो याद रखने के लिए।
सो नेवर सक्शन मोर देन 10 टू, आप लोग याद रखना, 10 टू 15 seconds. Okay, never suction more than 10 to 15 seconds to prevent hypoxia. Do not apply suction pressure during the insertion catheter. So हम प्रेशर अप्लाई नहीं करना है जब इंसर्ट कर रहा है, क्योंकि जब इंसर्ट करते हैं तो क्या हो गया है, वो टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं. सो वेल विथड्रॉविंग, सो ये पॉइंट मैं आप लोग को पहले ही बताया था जब क्वेश्चन आया था इसके बारे में. सो व्हेन इंसर्टिंग वी शुड नॉट अप्लाई द प्रेशर. व्हेन वी आर विथड्रॉविंग दैट यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर. प्री ऑक्सीजनेट टेक द पेशेंट को हम पहले ऑक्सीजनेट करना है, ये भी आप लोग को पहले क्वेश्चन में आया था. वेट 3 मिनट्स इंटरवल बिफोर ईच सक्शनिंग, क्योंकि आप लोग को पता है कि टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन स्टोर्स, जो भी ऑक्सीजन बाहर आया है तो उसको रीएस्टाब्लिश करने के लिए आपको 3 मिनट चाहिए. यूज द जेंटल इंसर्शन अंडर मैनिपुलेशन ऑफ द कैथेटर. Lubricate the catheter before inserting. Monitor patient pulse. Follow the strict aseptic technique to avoid the infection. Suction the patient only when needs. So हम unnecessary पेशेंट को बार बार सक्शन नहीं करना है ताकि वो डैमेज करे टिश्यूज को और पेशेंट में भी चांसेस टू गो टू द हाइपोक्सिया. सो ये सारे आप लोग ध्यान रखना है. सो यहाँ आपका कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं. ठीक है, सो देखते हैं वन बाय वन. सो रेस्पिरेटरी में आपका हाइपोक्सिया, आप लोग को पता है जब भी आप ऑक्सीजन सक्शन करते हो तो ऑक्सीजन भी आपके साथ वो सक्शन के बाद साथ आता है, तो पेशेंट हाइपोक्सिया में हो सकते हैं. और ब्रोंकोस्पाज्म, सो जब आपका ब्रोंकस इरिटेट हो जाता है तो वहाँ ब्रोंकोस्पाज्म होने के बहुत चांसेस ज़्यादा होता है. और ट्रेक्योब्रोंकियल म्यूकोजल ट्रॉमा, सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट स्किलफुली डूइंग द प्रोसीजर, अगर कोई भी प्रोसीजर स्किलफुल नहीं किया है तो क्या होता है, वहाँ डैमेज हो सकते हैं क्योंकि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ज़्यादा. सो अगर आप अच्छे से उसको रोटेट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, सो डैमेज हो सकते हैं. सो उससे पल्मोनरी हेमरेज भी हो सकते हैं. कंटामिनेशन ऑफ एयरवे लीडिंग टू द नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन, अगर आप अच्छा से एसेप्टिक टेक्निक्स यूज नहीं किया तो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. अनप्लग्ड एक्जुबेशन, क्योंकि अगर आप अच्छे से ट्यूबिंग को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो क्या होता है, ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं. सो हम सडनली एक्जुबेट भी करना पड़ता है. कभी कभी वहाँ एटेलेक्टासिस हो सकती है क्योंकि ज़्यादा आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और पूरा जो भी वॉल्यूम्स है, लंग्स वॉल्यूम्स उसको सकआउट कर रहे, तो वहाँ एटेलेक्टासिस होने के चांसेस है. राइट अपर लोब कोलैप्स, न्यूमोनिया. सो दीज आर द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस. सो आगे देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस लाइक वेगल रेस्पॉन्स, दैट इज ब्रेडिकार्डिया हो सकते हैं, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो सकते हैं, पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, चेंजेस इन द सेरेब्रल ब्लड फ्लो वेलोसिटी and raise intracranial pressure, क्योंकि when you are doing this one that will be irritative procedure, so the pressure will be increased in the intracranial area. So decrease oxygen availability and risk of IVH. Then hypoxic ischemic encephalopathy. So these are the some of the complications which will be caused due to the suction. So ये हो गया आपका complications. So we have completed, so far we have completed सक्शनिंग कैथेटर क्या होता है, उसका कलर कोडिंग क्या है, उसका साइजेस क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, सारे सब कुछ देखा है इसमें. सो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.